एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए नाभिक का आकार, ये आपका हो गया परमाणु, मान लेते हैं कि परमाणु है और ये इसका क्या है, नाभिक है। तो नाभिक का कुछ न कुछ त्रिज्या होगा। हम मान लेते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी है, r0 है। एक अल्फा कण अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है। और मान लेते हैं कि जो जिस तत्व का परमाणु लिए हैं उसका परमाणु क्रमांक अगर Z है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर क्या है, Z है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, Z है, तो कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश Ze होगा। कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, Ze होगा। और जब कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश Ze होगा तो उतना ही आवेश प्लस में होता है किसका, नाभिक का, मतलब इसका तब प्लस Ze हो जाएगा। तो ये अल्फा कण का आवेश है और यह नाभिक का आवेश है। अब ये अल्फा कण जाके कहा, किधर, किसके तरफ जा रहा है, नाभिक की तरफ, और जाएगा और यहां पर जाएगा तो कौन सा बल काम करेगा इस पर, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये बताइए इसके पास कौन सा ऊर्जा है, जब गति करते हुए जा रहा है तो गतिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे जैसे निकट जाएगा ना वैसे वैसे नाभिक इसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो रोकने का प्रयास करेगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। और गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। इसका मतलब कि यह इसका जो अच्छा यहाँ पर जैसे पहुंचेगा तो टकराएगा तो नहीं, इसमें वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करके दूर हटा देगा ना। इसका मतलब कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका जितना गतिज ऊर्जा है सब स्थितिज ऊर्जा में चल जाए, परिवर्तित हो जाएगा। सारा का सारा किस में चल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इसके पास ऊर्जा है वो यहाँ पर जाते जाते स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इस पर बल लगा रहा है ना। अब फिर वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसको उसी रास्ते पर क्या कर देगा, लौटा देगा। कुछ समझ आ रहा है क्यों इसकी गतिज ऊर्जा बदल रही है। ये धन आवेश, नाभिक धन आवेशित है, अल्फा कण भी धन आवेशित है। जैसे जैसे निकट जाएगा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर जाते जाते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पर तो R होगा नहीं, यहाँ पर R0 न हो जाएगा, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के बदले में अल्फा कण का आवेश 2e, और Q2 के बदले में नाभिक का आवेश Zd, Q1 Q2 बटा R0। ये हो गया, ये निकल गया स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, जो स्थितिज ऊर्जा वही गतिज ऊर्जा भी, ये भी ध्यान देना, जो स्थितिज ऊर्जा है वही क्या है, गतिज ऊर्जा है। मतलब कि हम जो R0 का यहाँ पर आकलन करने जा रहे हैं ना, वो U के पद में भी लिख सकते हैं और K मतलब गतिज ऊर्जा के पद में भी लिख सकते हैं। तो अगर R का मान निकालना होगा तो ये R0 सीधे भेजेंगे इधर, R0 और U चला आएगा इसके पास। R0 भेजेंगे तो U में गुणा हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर, 2ZE इंटू E स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, आइए U जो गुणा में दिख रहा है ना, यही आके क्या हो जाएगा भाग में। तो ये नाभिक की क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गई, ये निकल गया नाभिक की त्रिज्या। अब चूंकि अब जानते हैं कि जो ये स्थितिज ऊर्जा आया है ये कहां से आया है, ये गतिज ऊर्जा का ही तो परिवर्तित रूप है। चूंकि यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है, गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान
हम मान लेते हैं यम है, अल्फा का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं यम, और जो उसका वेग है वो भी है, तो उस हिसाब से गतिज ऊर्जा 1/2 mv² न हो जाएगा, और वो इस स्थितिज ऊर्जा, ये नहीं स्थितिज ऊर्जा है, यहां तक है, इसके बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZE बटे R नॉट। तो बताइएगा क्यों स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। देखो अल्फा कण यहां से चला, इसी की तरफ न जा रहा है, टकराने के लिए जा रहा है, टकराने के लिए। तो अल्फा कण धनावेशित, नाभिक भी धनावेशित। जब धन के तरफ धन आएगा तो प्रतिकर्षण बना लगेगा, तो यह इसको तो प्रतिकर्षित करना चाहेगा, दूर हटाना चाहेगा, लेकिन चूंकि इसके पास स्पीड ज्यादा है तो जाएगा उसी की तरफ। लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाएगा इसका प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और एट लास्ट यहाँ पर जाते जाते क्या कर देगा, उसको रोक देगा, अपने में टकराने नहीं देगा, और रोक देगा। और जैसे ही रुका, समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। लेकिन फिर से ऐसा थोड़ी है कि प्रतिकर्षण बल लगाना ही बंद कर देगा, नहीं, फिर प्रतिकर्षित करके पीछे की तरफ रिटर्न कर देगा। कितना दूर, जरूरी है सर जहाँ से चला है वहाँ से ना, कोई जरूरी नहीं है। अरे हम ही नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जितना इसके पास ऊर्जा था यहाँ पर पहुंचते पहुंचते स्थितिज में बदल गया, ये तो हम कह रहे हैं ना। रिटर्न होके वो कहीं कहीं जाए उससे क्या मतलब है। गेंद को बिकते हैं ऊपर। अरे गेंद वाला लॉजिक नहीं लगाओ, सुनो ध्यान से सुनो। ये अल्फा कण है, थोड़ा ध्यान से सुनो। इस पर कौन सा आवेश है, तो इस पर कौन सा आवेश है, तो ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो इसके बीच की दूरी घटेगी, तो प्रतिकर्षण बल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। क्या परीक्षा की तैयारी यही है। ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो ये इसके बीच की दूरी घटेगी। कूलाम का नियम F समानुपाती 1/r², R घट रहा है तो F क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएगा, ज्यादा लगाएगा तभी तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसको रोक दे रहा है, रोक दे रहा है। जैसे कोई वस्तु उधर से आ रहा है, तो वस्तु उधर से आ रहा है, हमको उसको रोकना है, चाहे उसको लौटाना है, तो पहले रोकेंगे तब ना लौटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आयन से मार दिए, वो गति करके आ रहा है, एक कुछ क्षण रुकेगा और उसके बाद फिर रिटर्न होकर जाएगा। तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ तक जाते 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 क्या होगा, 0 हो गया। मतलब कि गतिज ऊर्जा सब किस में कन्वर्ट हो गया, स्थितिज ऊर्जा में। वही यहाँ पर लिखा गया है कि यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका मतलब कि जो पहले गतिज ऊर्जा था वही अब क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो पहले है गतिज ऊर्जा था, आज जैसे ही यह यहाँ पहुंचा तो ये सब गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदल गया। वही हमें लिखे हैं कि इधर का गतिज ऊर्जा इधर की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा है मतलब ये रुक गया है, यहाँ करके गति नहीं कर रहा है, तो रुक गया है, ये भी धन है, ये भी धन है, तो प्रतिकर्षित करेगा, तो रिटर्न फिर इसको भेज देता है। तो हम लोग कहते हैं कि गया और टकरा के उसी मार्ग पर लौट आया। समझ आया। तो जो भेजे थे गतिज ऊर्जा दे के वहां तक जाते थे, क्या हो गया, सारा का सारा गतिज किस में कन्वर्ट हो गया, स्थितिज में कन्वर्ट हो गया। वही ये स्थितिज ऊर्जा है। हाई वो जो दे के भेजे थे वो गतिज ऊर्जा, तो दोनों बराबर ना होगा। वैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी तो कहता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही तो गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुआ, स्थितिज ऊर्जा में। अब चाहे तो 1/2 mv² लिखो, चाहे k लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मिटा देना यह वाला। अभी समझ में आ रहा है क्लियर कि कहां से। हाँ, एक चीज और है, अगर वो प्रतिकर्षित करके लौटा रहा है तो ये मत सोचो कि जहां भेजे थे फिर वहीं तक जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जिस मार्ग पर गया था ना उसी मार्ग पर लौट रहा है। अब जहां तक पोलोनियम धातु से जो निकला था अल्फा कण, जरूरी थोड़ी एक जगह फिर पोलोनियम में घुस जाएगा, नहीं, लेकिन उसी मार्ग पर लौट के आ रहा है। जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर क्या हो गया, लौट कर चला आया। तो इसको चाहे तो के से भी लिख सकते हैं, समझे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर के यहाँ पर लिखेंगे तो फिर R0 को इधर ले जाएंगे तो के चल जाएगा इसके बदले में, तो जहां पर U आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और ऐसे mv के रूप में अगर निकालना चाहें तो R0 को भेज देंगे इधर, तो 1/2 mv²
आर नॉट इक्वल टू 2z ई स्क्वायर, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको आर नॉट चाहिए, तो आर नॉट चाहिए तो 2z ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, समझे, और जो ऊपर है वो चलेगा नीचे, एम वी स्क्वायर। और ये आ जाएगा आर नॉट। अच्छा, अगर चाहे तो काट सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो 2 दूना 4, 4 काट सकते हैं ना, लेकिन काटा नहीं जाए। ये जो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे था ना वैसे रख दिया जाए, और 2 दूना 4z ई स्क्वायर, 4z ई स्क्वायर बटा एम वी स्क्वायर बटा एम वी। तो ये ऐसे भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है। और कटाना चाहे तो 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा, तो आर नॉट बचेगा जेड ई स्क्वायर, 4 से 4 तो कट जाएगा, बटा पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो ये बचेगा। बात वही है, जैसे इस तरह से रहता है ना, तो इस कांस्टेंट का मान रखना आसान हो जाता है सवाल में, और ऐसा रहेगा तो फिर पाई का मान रखना पड़ेगा, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखना पड़ेगा, तो बड़ा होगा। ऐसा रहेगा तो सीधे जो 9 × 10⁹ है वो मान रखा जाएगा। तो ये चीज समझ में आया है, लिखो। अगर के पद में लिखना चाहें, के पद में लिखना चाहें तो जहां यू है ना वहां पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर बटा के, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस फार्मूले को, क्योंकि जो u है वही k है। अब वही k का मानवा यहां पर रख दिए हैं हम, समझे। कहां तक लिखे हैं, स्थितिज ऊर्जा, हाँ, u इक्वल टू, देख के लिख दो पूरा, हो गया। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के द्वारा देखिए, क्या है, कोलोमिया फेल मार दिया है जी, H सदृश, H है, H हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत। देखिए ध्यान से, इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग कक्षाओं की त्रिज्या प्राप्त करेंगे। कक्षाओं की त्रिज्या मतलब इस सिद्धांत का उपयोग करके वृत्तीय कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, उसी की त्रिज्या निकालने वाले हैं। देखिए, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत। मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन जैसा परमाणु है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन के जैसा ही कोई परमाणु है और बीच में नाभिक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे गति कर रहा है, मान लीजिए कि v वेग से गति कर रहा है, ध्यान देना, मान लीजिए v वेग से गति कर रहा है, और नाभिक से इसकी जो दूरी है वो r है। नाभिक की दूरी कितना है, r है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में वृत्तीय गति कर रहा है उस कक्षा की त्रिज्या कितना है, r है। अब ये पहला कक्षा भी हो सकता है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, मतलब कक्षा कोई भी हो, लेकिन जिस कक्षा में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या कितना है, ये नाभिक है। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो नाभिक पर धनावेश भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नाभिक पर क्या होगा, धनावेश। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या z है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, z है, तो यहां पर नाभिक का जो धनावेश होगा वो कितना होगा, Ze होगा।
नाभिक का धनावेश हमेशा कितना माना जाएगा, Ze ही माना जाएगा। अब Z क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक रहेगा। अब हाइड्रोजन का नाभिक होगा तो Z बराबर 1, हीलियम का होगा तो Z बराबर 2, लिथियम का होगा Z बराबर 3। अब Z कौन बदलता रहेगा, तो नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश कितना मान ले रहे हैं, Ze। और नाभिक से r दूरी पर एक वृत्तीय कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका आवेश केवल E, अकेले है तो केवल E। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वह कहां से मिलता है, नाभिकीय आकर्षण बल से मिलता है। मतलब कि रदरफोर्ड के अनुसार, क्या लिख रहा है, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के, देखो नील्स बोर ने इसको बनाया था, उसने कंसेप्ट को दिया था, लेकिन फॉलो किसको कर रहा अभी वो, रदरफोर्ड को फॉलो कर रहा है उसे। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल वो कहां से प्राप्त होता है, नाभिकीय आकर्षण बल से, नाभिकीय आकर्षण बल से, नाभिकीय, पीछे तक दिखाई दे रहा है जी, सही है, नाभिकीय आकर्षण बल। क्या हुआ है, हाँ हाँ, तो अभिकेंद्र बल नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना है और v वेग से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है, तो अभिकेंद्र बल कितना होता है, mv²/r, ये होता है mv², और ये नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर होगा। तो नाभिकीय आकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलाम का नियम। तो Q1 का काम कर गया Ze Q2 E/r², मतलब कि वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या। कोई समस्या इसमें, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो mv²/r, r काट दीजिए, नीचे r, यहां भी नीचे r, तो एक r से एक r आराम से कट जाएगा, तो बचेगा mv² = 1/4πε0 Ze²/r, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया बात रदरफोर्ड के अनुसार। अब नील्स बोर ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो मान लेते हैं कि nवा कक्षा है, मान लेते हैं कि कौन सा कक्षा है, तो इसका कोणीय संवेग तो हो जाएगा nh/2π होगा। तो रदरफोर्ड के अनुसार, फिर से रदरफोर्ड, बोर के अनुसार, अरे नामे न है, बोर के अनुसार, बोर के अनुसार क्या इसने बताया था कि mvr कोणीय संवेग, mvr ये nh/2π के बराबर होगा, nh/2π के बराबर, nh/2π के बराबर। हाँ, एच प्लांक नियतांक है। आर को भेज दें नीचे, आर को नीचे भेज दिया जाए। या इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो m² v² r²
इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दे रहे हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर समीकरण 2 भगे 1 से, समीकरण 2 भगे 1 से, तो 2 में भाग किया जाए तो लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, इसको मिटा देते हैं हम, बना नहीं लोगे। एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम भी स्क्वायर, देखिएगा लेफ्ट का भाग लेफ्ट में हो जाएगा और ये राइट में है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर, अब पूरा का बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर। इसमें यम से यम कट जाएगा, भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट गया, क्या बचा एम आर स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इसको लिख देते हैं और इसको उल्टा करके गुणा किया जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इंटू ये नीचे वाला थर्ड बटा चल जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा जेड ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 और 1 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर अगर निकाला जाए तो, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट बटा पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड, इधर वाला एम आ गया, यही है। ये किसका मान निकला, आर स्क्वायर का निकला ना जी, आर स्क्वायर हो गया। हाँ हाँ, एक आर कटाएंगे हम लोग, देखिए इधर एक आर है ना, इस आर से इसका एक आर कटेगा तो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा, हाला मत करो, पाई जेड ई स्क्वायर, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा खड़ा होकर देख लेंगे, एक आर से एक आर कट गया ना, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई जेड ई स्क्वायर यम, पाई जेड ई स्क्वायर यम, ये निकल गया त्रिज्या आर। किसका त्रिज्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो त्रिज्या निकल गया। अब इसके आगे और बढ़ेंगे, इसमें डेरिवेशन करने के लिए दे देगा यही, चलो लिखो, माचिस जाओगे ले आओ थोड़ा माचिस ना, इसको गर्म किया जाए, ये फेल मार रहा है। अरे ढेर समझ लिए, अब शांत रहो, बतियाने लगते हो तो एकदम आगे पीछे नहीं देखते हो। आर के लिए फार्मूला क्या निकला, आर के लिए निकला एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन में और एच में अंतर समझना है, छोटा वाला जो इसमें है वो एन है, बड़ा वाला एच है, और बटा पाई जेड ई स्क्वायर यम, ये निकल गया सूत्र। इसमें एन को हम क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, आर इक्वल टू एन स्क्वायर अलग कर दे रहे हैं और बाकी को एक में लिख दे रहे हैं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई जेड ई स्क्वायर यम, हो सकता है इस तरह का। यह ध्यान देना कि ये कक्षाओं की संख्या है, हमने एनवा कक्षा माना है कि वो एनवा कक्षा है,
तो ये सब कांस्टेंट है। H प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, Z परमाणु क्रमांक है तो वो भी कांस्टेंट ही रहता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो भी कांस्टेंट है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो भी कांस्टेंट है। तो ये जब सब कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा समानुपाती n स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे वृत्तीय कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी त्रिज्या भी बढ़ता जाएगा, n बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। तो सही बात है। अगर मान लीजिए बीच में नाभिक है, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, तो n इक्वल टू 3 है तो दूरी बढ़ गया ना, n इक्वल टू 4 करेंगे तो दूरी फिर से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा r का मान भी क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में वृत्तीय कक्षा की जो त्रिज्या होती है वह मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के समानुपाती होता है, n के वर्ग के समानुपाती होता है। और यही काम अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया जाए, अब हम अगर देखें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 हो गया। और उसके पास एक ही वृत्तीय कक्षा होती है जिसमें पहला, जैसे नाभिक के बाद पहले कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बाकी अन्य भी कक्षाएं होता है तो उससे हमको कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि नाभिक के बाहर सामान्य अवस्था में पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो n भी इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो n भी 1 हो गया, Z भी 1 हो गया। अब r कितना हो जाएगा, तो r न लिख के ना r1 लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि ये पहले कक्षा में ना है तो r1 लिख दिए। तो r1 हम क्या लिख सकते हैं, n के बदले में 1 स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 e स्क्वायर m, तो 1 तो छोड़ देंगे, r1 इक्वल टू हो गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई e स्क्वायर m। और देखिए इसमें h का मान रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और पाई का मान रखेंगे, e का मान रखेंगे, m, सारा जब मान रखेंगे तो ये r1 का जो मान आता है ना वो आता है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये मान आता है। हाँ, 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर चाहे कि 10 टू द पावर -10 हटा दें तो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा r1 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु का जो पहला वृत्तीय कक्षा है उसकी त्रिज्या है। इस त्रिज्या को बोर त्रिज्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोर त्रिज्या। अच्छा, इसका मतलब यह देख लीजिए कि इसमें से अगर केवल Z को बाहर निकाल दें, थोड़ा ध्यान से समझना, Z को बाहर निकाल दें तो n तो, अच्छा इसमें n और Z ही तो 1 हुआ है, n और Z ही 1 हुआ है। तो अगर हम ऐसे करें r इक्वल टू, थोड़ा देखना ध्यान से, r इक्वल टू n को और Z को बाहर निकाल दे रहे हैं, n स्क्वायर बाई Z, तो अंदर क्या बचेगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अरे भैया ना बचेगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर m, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर m। इसी का मान आया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा तो कहा जा सकता है कि r इक्वल टू है पूरा मान 0.53 n स्क्वायर बाई Z, n स्क्वायर बाई, छोटा सूत्र नहीं हो गया। अब जिस परमाणु का निकालना है, जिस परमाणु के जितने नंबर की वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या निकालना है, Z के बदले में उसका, जैसे मान ले कि हीलियम का ही निकालना है तो हीलियम के लिए Z का मान 2 हो जाएगा, और हीलियम के पहले वृत्तीय कोश का, वृत्तीय कक्षा का त्रिज्या निकालना है तो n के बदले में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। दूसरा का निकालना है तो 2 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन न करके ये तरीका मतलब बहुत अच्छा है, समझे। 0.53
n स्क्वायर बाई जेड। जितना नंबर का निकालना है निकाल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के दूसरी वृत्तीय कक्षा का त्रिज्या निकालना है तो जेड के बदले में 1, n के बदले में 2 और उसे गुणा कर देना है, होने जाएगा। तो ये लिख दो, इसको यहां से लिखो। पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए यह लिख देना, देखिए इलेक्ट्रॉन का वेग, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। देखिए रदरफोर्ड के अनुसार, बार बार रदरफोर्ड आ रहा है जी, नील्स बोर के अनुसार, बोर के अनुसार, रदरफोर्ड छा गया एकदम। नील्स बोर के अनुसार देखिए mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग h बाई 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यहां से हम v निकालना चाहते हैं तो v इक्वल टू देखिए nh बाई, तो v यहीं पर आ जाएगा, mr चलाएगा नीचे तो 2 पाई mr, r त्रिज्या है। समीकरण 3 से उसका मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई जेड ई स्क्वायर यम। इसी को उठा के इसमें रख देते हैं, रखने पर v इक्वल टू NH बटा 2 पाई R 2 पाई M, इसको ऊपर लिखते हैं R, भी निकाला जा रहा है, भी ध्यान से देखो, भी NH बटा 2 पाई M। R नहीं लिखेंगे, R का मान रखाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई जेड ई स्क्वायर यम, पाई जेड ई स्क्वायर यम। इसमें पाई से पाई यहां कट गया, यम से यम कट गया, और ये जो थर्ड बटा दिख रहा है जेड ई स्क्वायर चल जाएगा ऊपर। हाँ, n से एक n, h से एक h, तो ये पाई जो जेड ई स्क्वायर है, जेड ई स्क्वायर चल गया ऊपर। नीचे क्या बचा 2nh, 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर चल गया ऊपर। v इक्वल टू लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर बटा 2h एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट, और जो नीचे n है ना इसको 1 बाई n कर दे रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये कांस्टेंट है जेड ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट, सारा का सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हटेगा तो नियतांक आएगा, तो v समानुपाती 1 बाई n, v समानुपाती 1 बाई n। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, आगे के भागो नहीं, n बढ़ेगा तो भी कम होगा। अब पहले कक्षा, मान लीजिए पहला कक्षा है, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा से कभी भी तीसरे कक्षा का इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। इसके हिसाब से देखें तो तीसरा से कम चौथे का, उससे कम पांचवे का, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, कम होगा। तो ये इसीलिए इसको अलग कर दिए ताकि कांस्टेंट बना दे। अच्छा, अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया जाएगा तो फिर से Z1 हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा 1, N फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले लिखो फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया जाएगा ना, इसमें कुछ बोलना नहीं है, सीधे लिख देना है। अब नीचे लिखिए
हाइड्रोजन परमाणु के लिए नहीं, बड़ा हेडिंग जितना सूत्र निकाला जाएगा सबको लिखा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखना Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1। हाइड्रोजन परमाणु में जो जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करता है पहला कक्षा होता है, 10 के पद में भी 1, Z के पद में भी 1, तो V इक्वल टू 1E² बटा 2H एप्सिलॉन नॉट 1/1 पहला कक्षा ही है। तो ये 1 खत्म हो गया, इस 1 को भी छोड़ देंगे, तो V इक्वल टू E² बाई 2H एप्सिलॉन नॉट, ये सब के सब कांस्टेंट है। अगर इसमें हम मान रखें E का मान रखा जाए, H का मान रखा जाए और एप्सिलॉन नॉट का मान रखा जाए, तो स्पीड आता है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत हाई स्पीड है, देख रहे हैं 2.19 इंटू 10⁻⁶। मतलब कि अगर इसको जीरो बना के लिखे ना तो 219, इसका 2 तो दशमलव खत्म कर देगा, 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 21,90,000 मीटर प्रति सेकेंड। इतना इलेक्ट्रॉन का क्या स्पीड है? किस कक्षा में? पहले कक्षा में। दूसरे कक्षा में इसका स्पीड घट जाएगा, तीसरे में और घटेगा, चौथे में और घटेगा। इसलिए घटेगा क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं भी व्युत्क्रमानुपाती होता है ना यन के, तो यन बढ़ेगा तो जब भाग देंगे तो घट जाएगा ना। यहाँ ना 1 है तो कोई बात नहीं है, अगर 2 होगा तब तो इतना में हमको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो वेग क्या हो जाएगा और घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, वेग है, वो कक्षा बढ़ने पर क्या होता है? कक्षा बढ़ने पर घटता है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? घटेगा। लिखो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अच्छा एक चीज और देखना, V का जो सूत्र है, V का वो है ZE² बटा 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n, है ना। है इस Z को यहां से हटा के अगर यहां कर दें, ऐसे हो सकता है V इक्वल टू E² बाई 2H एप्सिलॉन नॉट Z/n। तो किसी भी परमाणु के लिए Z हमको पता होता है, उसका परमाणु क्रमांक है, और n कक्षाओं की क्या है? संख्या है। तो ये दोनों तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब समस्या होता है इसी को हल करने में, तो इसके लिए ये है ना यहाँ पर, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं 2.19 10⁻⁶। जिस तरह एक नियतांक याद करते हैं उस तरह इसको याद रखेंगे, और इंटू Z/n। अगर सवाल पूछ दे तो इसका मान रख के हल करने से बढ़िया है कि 2.19 इंटू 10⁻⁶ Z/n कर दो। अब जिस धातु के लिए, जिस परमाणु के लिए पूछेगा उसका परमाणु क्रमांक यहाँ रखा जाएगा, और जिस वृत्तीय कक्षा के लिए पूछेगा उसका कक्षा यहाँ रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये ठीक है, इसको लिख लो नीचे। उसमें कहीं किनारे लिख लो, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पढ़ा जा रहा है। किताब में दिया नहीं है, ये तुम लोग के लिए स्पेशल उसमें से निकाल के दे रहे हैं। घी निकाल दिए हैं। आदमी जैसा रहो, हाला करते हो तुम लोग बिना मतलब। कहाँ? हाँ 2H है। क्या पूछ सर जी से बोलो। पूरा नहीं देगा,
किसी एक पार्ट को पूछेगा, कहेगा कि अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो जो पार्ट पूछेगा वही लिखना है हम लोग को। सब थोड़ी पूछेगा, सब पूछेगा परीक्षा छोड़ के भाग जाएगा, भाग में जा परीक्षा छोड़ दो परीक्षा। हाँ, भैंस चराएंगे लेकिन परीक्षा नहीं देंगे, छोड़ के भाग आना, परीक्षा में पूछ देगा तो सुनो, अस्थायी कक्षाओं में, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो हम पहले निकालते हैं गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, v उसका वेग हो जाएगा। और अभी अभी वेग के लिए सूत्र निकाले हैं, नहीं 2 पॉइंट वाला तुम लोगों के लिए है, डिराइव करने के लिए उसको नहीं लिखेंगे। तो 1/2 m ZE² बटा, एगो बोलो कोई, 2h एप्सिलॉन नॉट। नीचे ही तो n है, नीचे ही है, तो ये v का मान हो गया और इसका स्क्वायर है, देख लीजिए 1/2 m v और उसका स्क्वायर है, तो के इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर किया जाए, m को ऊपर ले लिया जाए, तो m लिख दिया ऊपर, z² e का पावर 4 बटा, चुपचाप रहो सब लोग, बता रहे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² और 4 दूना नीचे 8 हो जाएगा। तो के इक्वल टू m z² e पावर 4 बटे 4 दूना 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। ये समीकरण कितना दे दे बताओ? v के लिए कोई समीकरण बना है? 4 बना है। ये हो गया समीकरण नंबर 5। ते निकल गया गतिज ऊर्जा। अब इसी तरह निकालेंगे इसका स्थितिज ऊर्जा, और तब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकलेगा। अब लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो Q1 मतलब ZE, Q2 मतलब E और R, लेकिन R का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। R जो त्रिज्या निकाला गया है ना, उसका मान रखना पड़ेगा। तो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE और E, ZE² बटा, अब R का मान निकाला गया है समीकरण 3 से, बताओ तो, n² h² एप्सिलॉन नॉट, एगो कोई बोलो, पाई ZE² m, यही ना है। और जो कटने वाला कटाया जाए, पाई से पाई कट गया, अरे शांत रहो। ZE² ऊपर है और नीचे से ये ZE² m फिर चल जाएगा ऊपर, ZE² m बटा 4 एप्सिलॉन नॉट,
4 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, फिर से एप्सिलॉन नॉट, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इन है एक लाइन और इसको बढ़ाया जाए, z स्क्वायर, z और z स्क्वायर, e टू द e स्क्वायर e पावर 4 m बटा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, समीकरण नंबर 6 ये निकल गया स्थितिज ऊर्जा। तो 5 अब समीकरण 5 है गतिज ऊर्जा के लिए, समीकरण 6 हो गया स्थितिज ऊर्जा के लिए, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा निकलेगा, वही हमको निकालना है। तो देखिएगा दोनों को जोड़ने के लिए ना नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर बराबर है, केवल 4 और 8 का अंतर है, तो 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा एलसीएम होगा, फिर दोनों को जोड़ा जाएगा। तो लिखो इसको पहले, 30 गुणा 24 घंटा बाद अरे बात नहीं करो, देखो यहाँ देखना थोड़ा, स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होता है जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है निगेटिव, तो केवल बस क्या लगा लेना है आगे, माइनस लगा लेना है। अब लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो E इक्वल टू देखिए के ई यही ना है, m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बटा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस ये लिखाएगा माइनस में, तो माइनस z स्क्वायर e टू द पावर 4 m बटा, जिस तरह से ये है उसी तरह से लिख दे रहा है 4 h स्क्वायर पहले एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। E इक्वल टू एलसीएम 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, तो इससे यह एक बार में कटेगा, एक से ऊपर गुणा करेंगे तो वही रहेगा m z स्क्वायर e टू द पावर 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इससे भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, इससे तो यह कट गया, और 4 दूना 8, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 m z स्क्वायर e टू द पावर 4, तो यह एक बार है, यह 2 बार है, तो एक बार में से 2 बार का घटेगा तो माइनस का एक बार बचता है, तो E इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आ गया कुल ऊर्जा के लिए सूत्र। और फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे तो Z का मान 1 हो जाएगा, N का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो इसको, अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, देखिएगा थोड़ा, E इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऐसे लिख के 1/n स्क्वायर। तब तो कह सकते हैं कि E समानुपाती 1/n स्क्वायर, मतलब कि जैसे जैसे वृत्तीय कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा घटती जाएगी। बढ़े नहीं, n बढ़ेगा तो क्या घटेगा। इसका मतलब कि नाभिक से जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और नाभिक से जितना दूर होगा उसकी ऊर्जा उतनी क्या होगी, कम होगी। लिखो इसको पूरा।
समीकरण इसको बना देना। कौन सा समीकरण बनेगा? इसको 7 और इसको 8। यहां देखो E इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? समीकरण 7 से ना, समीकरण 7 से E इक्वल टू क्या हो रहा है? देखिए -mz² e टू द पावर 4 बटा 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। ये समीकरण 7 से कुल ऊर्जा के लिए सूत्र हो गया। ऊपर और नीचे मतलब अंश में और हर में CH से गुणा करना है। C प्रकाश का वेग और H प्लांक नियतांक, तो ऊपर नीचे CH से गुणा कर रहे हैं। तो E इक्वल टू -mz² e पावर 4 CH बटा 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² फिर से CH से ऊपर भी गुणा, CH से नीचे भी गुणा। तो E इक्वल टू देखिए C प्रकाश का वेग है और H क्या है? प्लांक नियतांक। हम बराबर संख्या से हर में और अंश में गुणा किए तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, फिर कट के पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जरूरत है तो गुणा किया जा रहा है। अब देखिए z² C और H इसको छाट कर अलग कर दे रहा है, माइनस अलग, ध्यान देना। तो m और e पावर 4, m e पावर 4 ऊपर बटा m e पावर 4 ऊपर लिख दिए, और नीचे देखिए 8h² और h³ और C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको एक में कर दीजिए। 8h² C H तो गुणा कर दिए हैं, तो 8h³ हो गया यहाँ पर। C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या बच रहा है? ऊपर देखिए z² CH बटा n², n बच रहा है। इसमें जो ये चीज देख रहे हैं ना, m e टू द पावर 4 8h³ C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इतने को बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक, केवल इतना को लिखेंगे इसमें कि उपरोक्त में इसको तो m e पावर 4 बटा 8h³ C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको हम लोग R कहते हैं, इसको बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। हाँ, रिडबर्ग नियतांक। तो उस हिसाब से अगर कुल ऊर्जा का सूत्र बनाए, कुल ऊर्जा का, तो -R पूरा बोलने में z² CH बटा n²। अब इसको फिर से और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -R CH -R CH एक पास और z² बाई n² एक पास। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे तो z का मान 1, n का मान 1, R चूंकि नियतांक है तो इसका मान निकल जाएगा। C प्रकाश का वेग है, H प्लांक, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। लिखो एक बार फिर से। हाँ, तार रुको, छुट्टी करेगा बाद से। लिखिए रिडबर्ग, इतना हो गया ना। लिखिए रिडबर्ग नियतांक R इक्वल टू, रिडबर्ग नियतांक R इक्वल टू
1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 प्रति मीटर, या ऐसे मीटर लिख के और इनवर्स लिख सकते हैं। रिडबर्ग नियतांक R इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 प्रति मीटर। हाँ, प्रति मीटर हो गया है, तो लिखा ही गया है। अब लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, रो नहीं लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1। देखिए Z का मान 1, N का मान भी 1, R का मान यहां पर लिख ही दिया गया है। तो ये जब E का मान निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E का मान कितना आ जाएगा? -13. यहां देखो R C H, इसी का मान है -13.6। Z का मान तो ऐसे ही 1 है, N का मान भी 1 है, तो जो -RCH है यही है -13.6। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगा RCH का तो सीधे क्या लिख देंगे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हो गया हम लोग का। हाँ, चाहे देखिए एक और सुनो पहले ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके किसमें कन्वर्ट होगा? जूल में। अब इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। हाँ, अब तब E बराबर है पूरा। हाजिर बोला गया है, उसको बंद कर दो।